Hello friends, welcome to my YouTube channel Hasnain Physics Classes. Friends, myself is Nair Hasnain. I have done my BTech in Electrical Engineering. तो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के लिए फाइनली करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉज के बारे में। मतलब किरचॉफ्स भाई साहब का जो लॉ है उस लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग पहले समझेंगे हम लोग कि जंक्शन क्या होता है ना। पहले हम लोग समझेंगे जंक्शन क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे जंक्शन लॉ को, फिर बाद में हम फिर समझेंगे हम लोग लूप क्या होता है, फिर हम लोग लूप लॉ को भी समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेनली क्या है ना, मेनली आज जो हमारा दो ही टॉपिक होगा। जो फर्स्ट है ये हमारा जंक्शन लॉ और लूप्स लॉ है। तो उसके लिए जंक्शन लॉ को समझने के लिए हम लोग पहले जंक्शन को समझेंगे और लूप्स लॉ को समझने के लिए हम लोग पहले लूप के बारे में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। और पूरा ज़रूर कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीख के जाए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें दो पॉइंट को मेजर पॉइंट हमारा है वो दो हैं। एक है जंक्शन लॉ, दूसरा है हमारा लूप्स लॉ। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले जंक्शन लॉ को समझने से पहले जंक्शन के बारे में समझेंगे, फिर लूप्स लॉ को समझने से पहले लूप के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अरेंजमेंट अच्छा से कर देते हैं, है ना, इसका अरेंजमेंट अच्छा से कर देते हैं। तो फ्रेंड्स को ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, है ना। जंक्शन को पहले समझेंगे, जंक्शन को समझने के बाद हम लोग जंक्शन लॉ को समझेंगे, है ना। जंक्शन लॉ को समझेंगे, फिर हम लोग उसके बाद पहले लूप को समझेंगे, है ना, कि लूप क्या होता है, फिर हम लोग लूप लॉ को समझेंगे, है ना। तो पहले हम लोग लूप के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग लूप लॉ के बारे में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लिए। तो आज हम लोग यही समझने वाले हैं ना, जंक्शन लॉ और लूप लॉ को समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले समझते हैं कि जंक्शन क्या होता है ना, जंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग जंक्शन लॉ को समझेंगे। तो फ्रेंड्स जंक्शन जो होता है, फर्स्ट जो हमारा है उसका डेफिनेशन लिखेंगे जंक्शन, है ना, कि व्हाट इज जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, है ना, जंक्शन लोग सब समझते हैं ना, लेकिन अगर उससे पूछ दीजिए व्हाट इज जंक्शन तो फ्रेंड्स बहुत को पता नहीं होता है कि जंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स जंक्शन क्या होता है, तो जंक्शन होता है, जंक्शन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर थ्री or more than three conductor are connected। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, हमारा जंक्शन क्या है, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर 3 or more than 3 कंडक्टर आर कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 2 और मोर देन 2 क्यों नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, कि 2 और मोर देन का मतलब एक वायर यहाँ है और एक वायर यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स ये तो जंक्शन नहीं हुआ है ना, ये एक हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह हो गई, एक दूसरे वायर को हमने जोड़ दिया है ना। फाइनली हमने सिंपली क्या किया, एक दूसरे को जोड़ दिया है ना, तो इसको जंक्शन नहीं बोलेंगे। जंक्शन होगा कब, जबकि यहाँ पे एक और वायर को हम जोड़ देंगे, तब हमारा जो ये पॉइंट होगा फ्रेंड्स ये हमारा जंक्शन कहलाएगा, है ना, ये हमारा जंक्शन कहलाएगा। इसीलिए हमने फ्रेंड्स वहाँ पे लिखा है कि जंक्शन क्या होता है, जंक्शन इज़ अ पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3, है ना। फ्रेंड्स को हाईलाइट कर लेते हैं, 3 और मोर देन 3, है ना, 3 और मोर देन 3 कंडक्टर आर कनेक्टेड, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। जंक्शन हमारा क्या है, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 कंडक्टर आर कनेक्टेड
दैट इज़ कॉल्ड जंक्शन। तो फ्रेंड्स जंक्शन को ही हम लोग बाद में, जब हम लोग हायर क्लास में, बाद में मतलब हायर क्लास में जब जाएंगे फ्रेंड्स, है ना, जब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं जेई का तैयारी करेंगे या तो जेई निकाल लेंगे, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचेंगे, तब या तो हम लोग को इंजीनियरिंग कॉलेज में तो अच्छे से पढ़ाया ही जाता है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली क्या है ना, या आप नीट का तैयारी करते हैं, है ना, हाई लेवल पे जाके, तो आप वहाँ पे भी इसको देखेंगे। आप अपने 12th के बुक में भी इवन देखेंगे ना, आप एस सी वर्मा के बुक को खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपको लिखा होगा कि जंक्शन को नोड भी बोला जाता है ना, नोड्स भी बोलते हैं, और जंक्शन को हम लोग नोड्स भी बोलते हैं, और यहाँ को इसको हम लोग ब्रांचेस भी बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स, ब्रांचेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रांच क्या होता है, ब्रांच डिवाइड होता है ना, 3 ब्रांच हो गए ना, इस जंक्शन से 3 ब्रांच, एक इधर और एक इधर। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग 3 ब्रांच देखते हैं। हम लोग जब फ्रेंड्स फाइनली बीटेक करने के लिए जाते हैं ना, बीटेक करते हैं जब हम लोग, तो उसमें हम लोग को पढ़ाया जाता है खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले को कि नोडल, वहाँ पे एक नोडल एनालिसिस होता है, जो कि सर्किट के अंदर किसी भी चीज़ को समझना है, कितना करंट कहाँ पे होगा, कितना वोल्टेज होगा, तो उसको समझने के लिए हम लोग एक नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं। तो वो नोडल एनालिसिस इज नथिंग बट आपका जंक्शन है, किरचॉफ भाई का जो जंक्शन लॉ है, उसमें इस जंक्शन को ही हम लोग नोड भी बोलते हैं, और वहाँ पे हम लोग उसको नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा जंक्शन का डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे कि जंक्शन लॉ क्या कहता है ना, अब हम लोग समझेंगे कि जंक्शन लॉ क्या कहता है। आई होप कि फ्रेंड्स आप हमारे साथ साथ लिख रहे होंगे, है ना। अगर आप नहीं लिखे हैं तो हमने अभी मिटा दिया फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पीछे करके या पॉज करके लिख लेंगे, या तो बाद में आप लिख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जंक्शन को अब मिटाते हैं। जंक्शन हमने देख लिया है ना, तो अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं, अब हम लोग फाइनली जंक्शन लॉ के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब जंक्शन लॉ को सीखते हैं ना। अभी हमने देखा कि जंक्शन क्या होता है, अब जंक्शन लॉ को हम लोग देखेंगे कि जंक्शन लॉ क्या होता है और वो क्या कहता है। तो जंक्शन लॉ जो होता है फ्रेंड्स, है ना, एक बार लिख लेते हैं, जंक्शन लॉ, है ना फ्रेंड्स। तो अब हम लोग जंक्शन लॉ के बारे में जानते हैं। तो जंक्शन लॉ कहता है कि सम ऑफ एल्जेब्रिक, या ऐसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स इसको, जंक्शन लॉ जो कहता है वो बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ all currents at any junction is 0। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जंक्शन लॉ हमारा क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट एनी जंक्शन, या यहाँ पे एट एनी पॉइंट लिख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, एट एनी पॉइंट और जंक्शन इज 0। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल लॉ होता है हमारा। जंक्शन लॉ जो होता है ये बहुत ही हमारा सिंपल लॉ होता है। ये सिंपल से कहता है कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक जंक्शन के ऊपर सम ऑफ एल्जेब्रिक, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स, है ना, मतलब उस पॉइंट पे जितने भी करेंट्स आ रहे हैं और जितने करेंट्स वहाँ से लीव कर रहे हैं, उन सब का सम अगर करते हैं तो फ्रेंड्स 0 होता है। क्योंकि फ्रेंड्स पॉइंट पे करंट का लॉस नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट कहाँ ले जाएगा करंट को, किसी भी पॉइंट पे करंट क्यों रुकेगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स हम अभी हम लोग देख रहे हैं कि जंक्शन लॉ क्या होता है। जंक्शन लॉ जो होता है सम ऑफ ऑल करेंट्स एट एनी पॉइंट और जंक्शन इज 0। फ्रेंड्स ये जो जंक्शन लॉ होता है ये बहुत ही सिंपल होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है, एक छोटा सा लॉ है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी लॉ है, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं ना। लॉ बहुत छोटा है भले ही, लेकिन फ्रेंड्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग हर साल के क्वेश्चन में ये हमारे जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स लॉ जो है, हमारे दोनों किरचॉफ्स लॉ, जो 2 लॉ है हमारे, जंक्शन लॉ और लूप्स लॉ, ये दोनों आते ही हैं, है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही आते ही हैं लगभग
हर साल में आ ही जाते हैं जंक्शन लॉ या लूप लॉ, दो में से कोई एक, या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये लॉ कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट एनी पॉइंट और जंक्शन इज 0। तो फ्रेंड्स ये इस लॉ का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, ये लॉ हमको कहाँ काम आता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेके है ना, इस लॉ का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको मिटाते हैं ना। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे है ना, बहुत ही सिंपल सा लॉ है और इसका एग्जांपल भी बहुत ही सिंपल ही है फ्रेंड्स है ना। आप अपने से आप कभी भी इस लॉ को आप कभी भी आराम से यूज़ कर सकते हैं किसी भी जंक्शन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स लेट करते हैं कि एक ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इस तरह से फ्रेंड्स है ना कुछ ले लेते हैं ना, इस तरह से हम 5 ब्रांचेज ले लिए यहाँ पे है ना, 5 ब्रांचेज ले लिए। तो फ्रेंड्स लेट करते हैं कि यहाँ से हमारा करंट I1 आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से I4 लीव कर रहा है ना। ये सारे 3 करंट जो I1 I2 I3 ये इस पॉइंट पे इंटर कर रहा था। और अब जो I4 एंड I5 है फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ से इस पॉइंट से लीव कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये लॉ हमारा क्या कहता है, जो जंक्शन लॉ है वो कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट एनी पॉइंट और जंक्शन इज 0। तो फ्रेंड्स ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्जेब्रिक का मतलब फ्रेंड्स इसमें हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करना होगा, चाहे वो आप अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं, या तो आप जो करंट इंटर कर रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लीजिए। तो आपका जो ये लिविंग करंट है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो लिविंग करंट है वो आपका पॉजिटिव है, तो जो इंटरिंग करंट है जो इंटर कर रहा है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो करंट यहाँ पे आ रहा है ना, इनकमिंग करंट या इंटरिंग करंट है ना, तो जो इनकमिंग करंट है यहाँ पे टेक इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो लिविंग करंट होगा या आउटगोइंग करंट होगा हमारा, वो हमारा आउटगोइंग करंट होगा, वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, वो हमारा निगेटिव होगा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लिए है ना, ये एज्यूम हम लोग कर लिए हैं। तो अब हम लोग इस अपने एज्यूम के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा जो इनकमिंग है वो हमारा पॉजिटिव है। तो चलिए फ्रेंड्स इनकमिंग को पॉजिटिव लिखते हैं। तो मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 हो जाएगा, माइनस I5 हो जाएगा फ्रेंड्स है ना। तो माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, सम ऑफ है ना। तो चलिए फ्रेंड्स को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं ताकि और फील आए है ना। ये जो हमारा है I1 I2 I3 ये हमारा इनकमिंग करंट है, मतलब पॉजिटिव करंट है, और I4 और I5 जो है वो हमारा आउटगोइंग करंट है जो कि हमारा निगेटिव करंट है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम सम करते हैं ना। तो मतलब सम ऑफ I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा जो भी करंट है सबका समेशन हमने किया, सम किया, तो वो हमारा इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। इसको हर हाल में 0 आना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, ये लॉ है, कोई रूल्स नहीं है। रूल चेंज हो सकते हैं, पोस्टुलेट चेंज हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स लॉ चेंज नहीं होता। लॉ जो है काफ़ी जो है फ्रेंड्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद जाकर के एक लॉ को बनाया जाता है, लिखा जाता है, तो वो लॉ कभी चेंज नहीं होता लॉ। तो फ्रेंड्स उस लॉ के हिसाब से ये हमारा 0 होगा। तो फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा। तो माइनस I4
माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये लॉ कहता है, और इस लॉ के हिसाब से हमारा ये वाला पॉइंट आता है। तो फ्रेंड्स इसी लॉ को हम लोग कभी कभी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है ना, ऐसे भी लिखा होता है सम ऑफ, है ना, और कर देते हैं फ्रेंड्स। और कैसे लिखा होता है, हाँ, सम ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट। फ्रेंड्स अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा सम ऑफ इनकमिंग करेंट है वो सम ऑफ आउटगोइंग करेंट के बराबर है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा सम ऑफ इनकमिंग करेंट है वो सम ऑफ आउटगोइंग करेंट के बराबर है। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कहीं कहीं किसी बुक में फ्रेंड्स इस तरह से डेफिनेशन होते हैं, कहीं कहीं फ्रेंड्स तो किसी बुक्स में इस तरह से डिफाइन किए होते हैं। जब इस तरह से डिफाइन करते हैं इसमें एल्जेब्रिक वाला टर्म नहीं आता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई भी फंडा होता ही नहीं है फ्रेंड्स, है ना। इसमें डायरेक्शन का कोई भी फंडा यूज़ नहीं होता। सिंपल क्या होता है हमारा सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट होता है। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अगर आपने मेरे साथ साथ नहीं लिखा है तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको मिटाते हैं। और हमारा जो सेकेंड पॉइंट है यानी सेकेंड लॉ है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे भी और लिखेंगे भी। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम मिटाते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए फ्रेंड्स, है ना। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि एक क्वेश्चन कर लिया जाए। वो क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत इजी होगा। जैसा आपने अभी डेरिवेशन में देखा, मतलब जैसा कि आपने अभी लॉ में डेफिनेशन में देखा वैसा ही होगा। सिंपल क्या होगा, एक पॉइंट है ना, बस इसी तरह से फ्रेंड्स होगा, है ना। तो यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर, है ना, और यहाँ से लेट्स से 1 एम्पियर। और फ्रेंड्स यहाँ से आपका 4 एम्पियर करंट जा रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ से कितना करंट आएगा। अगर यहाँ से I निकल रहा है तो वो I का वैल्यू, है ना, लेट्स से यहाँ पे I निकल रहा है तो फाइंड I, है ना। क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स, फाइंड I इज इक्वल टू व्हाट। तो फ्रेंड्स आप सिंपल देख सकते हैं ना, आप ये वाला लॉ, ये वाला आप रूल्स लगा सकते हैं। सम ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट। तो इनकमिंग कितना फ्रेंड्स, है ना, आप यहाँ पे लिखिएगा सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। तो सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि इनकमिंग कौन है, 2 + 3 + 1। तो 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू आउटगोइंग में 4 + I है, तो 4 + I है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से I का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 एम्पियर इज इक्वल टू 4I, है ना, सॉरी 4 + I फ्रेंड्स, है ना, 4 + I। तो 4 को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 6 - 4 इज इक्वल टू I। तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ गया फ्रेंड्स आपका I का वैल्यू। तो फ्रेंड्स आपका आसानी से ये आंसर आ जाता है कि I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, है ना। बोर्ड में ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते रहते हैं ना, बार बार आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको मिटाते हैं और हम अपने दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसको आप मिटा देते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिटाते हैं और हम लोग अब सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सेकेंड लॉ है फ्रेंड्स, वो तो हमारा ये है ना। उसके लिए हम लोग पहले लूप समझते हैं ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग लूप को समझते हैं। तो लूप क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग आई होप कि समझ रहे होंगे कि लूप क्या होता है। लूप का मतलब, लूप को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं तो फ्रेंड्स हमारा जो लूप है, लूप क्या होता है, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड लूप। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड, क्या होता है हमारा, लूप होता है। तो फ्रेंड्स क्या है, सिंपल लूप मतलब एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड लूप। तो फ्रेंड्स आप सिंपल से बोल सकते हैं कि इस तरह से कोई कंडक्टिंग पाथ होगा, इस तरह से जो हमारा कोई पाथ होगा, कंडक्टिंग पाथ होगा फ्रेंड्स, है ना, वो हमारा क्या होगा, ये हमारा अगर एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है तो ये हमारा लूप कहलाएगा, है ना फ्रेंड्स, ये हमारा लूप कहलाएगा। ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स एक कंडक्टर को आप इस तरह से घुमा के यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी आपका लूप ही कहलाता है फ्रेंड्स। तो सिंपल क्या है, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड लूप। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग लूप लॉ के बारे में जानते हैं। लूप लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स, इसमें लूप लॉ क्या होता है, तो फ्रेंड्स लूप लॉ को हम लोग डिफाइन करेंगे। लूप लॉ, तो लूप लॉ जो होता है हमारा फ्रेंड्स, ये होता है, इसमें भी क्या आता है ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across algebraic sum of potential difference across all the element in any loop is ज़ीरो। तो फ्रेंड्स क्या कहता है ये, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इन एनी लूप इज कॉल्ड, इज ज़ीरो, है ना। एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन एनी लूप इज ज़ीरो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है तो ये हमारा एल्जेब्रिक आ रहा है ना। तो एल्जेब्रिक का मतलब फ्रेंड्स हम लोग उसमें डायरेक्शन का ज़रूर ख्याल रखेंगे, है ना। अगर पोटेंशियल कैन को, है ना, अगर कहीं पोटेंशियल का इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डिक्रीजिंग को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम लोग डिक्रीजिंग को नेगेटिव लेते हैं तो इंक्रीजिंग को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे उसको, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक डायग्राम बनाते हैं। तो वो डायग्राम जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा इस तरह से होता है, लेट्स, है ना, ये हमारा एक पूरा हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि हमारा एक क्लोज पाथ है इसमें, है ना। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं इन सब के थ्रू जितने भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा फ्रेंड्स, ज़ीरो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसमें लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं, ये R1 है, R2 है, R3 है,
V1 है, V2 है, प्लस माइनस। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें लेट करते हैं कि इसमें एक आई करंट है ना, एक आई करंट इस डायरेक्शन में है ना फ्रेंड्स। हालांकि आप कह सकते हैं सर इस बैटरी से इस डायरेक्शन में निकलेगा और इस बैटरी से इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो हम किसी एक डायरेक्शन को ले लेते हैं कि एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हो सकता है फ्रेंड्स अगर V2 हमारा बड़ा होगा, V2 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट इधर से जाएगा, अगर V1 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट इधर से जाएगा। तो अभी तो हमको नहीं पता फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि V2 बड़ा है और V2 से करंट इधर से V2 से करंट निकल रहा है और पूरे सर्किट में फॉलो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारा करंट जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आई करंट है ना फ्रेंड्स, ये आई करंट लेट करते जाता है। तो अब फ्रेंड्स पोटेंशियल ड्रॉप में अब हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव मान लेंगे और पोटेंशियल गेन को पॉजिटिव मान लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। या तो आप पोटेंशियल गेन को नेगेटिव मान लीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव मान लीजिए। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग करते हैं, है ना, तो हम लोग करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो चलिए इसमें लूप में हम लोग या तो इस तरह से क्लॉकवाइज हम लोग मूव करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स आप किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम चलिए ले लिए हम कि क्लॉकवाइज में हम मूव कर रहे हैं ना, क्लॉकवाइज में हम पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं। तो कोई एक पॉइंट को हम लोग फिक्स कर लेते हैं। लेट से ये पॉइंट हमारा P है, P पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा फ्रेंड्स हमारा वो पॉजिटिव, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, लेट पोटेंशियल ड्रॉप इज पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, ठीक है, पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव एंड पोटेंशियल गेन इज निगेटिव। या फ्रेंड्स पोटेंशियल ड्रॉप को निगेटिव ले लेते हैं और पोटेंशियल गेन को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग इस अपने एजम्पशन के हिसाब से इसके अंदर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को लिखते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम P से स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है फ्रेंड्स वो ड्रॉप होता है, क्योंकि रजिस्टर जो होता है फ्रेंड्स ये एब्जॉर्ब करता है ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। तो एब्जॉर्ब करता है ये, तो ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ पोटेंशियल को, तो ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, निगेटिव ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम जब चलना स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ से हम जब चलना स्टार्ट किए हैं ना, स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ से करते हैं फ्रेंड्स, इस रेड वाला से लिख लेते हैं। तो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P। तो फ्रेंड्स हम पॉइंट P से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स भी ये इसके अक्रॉस लेट करते हैं कि हमारा V1 V2 हो गया ना, V3 या और अच्छे से फ्रेंड्स R1 के अक्रॉस V1 ले लेते हैं, R1 के अक्रॉस V1 ले लेते हैं, अच्छे से एक बार फ्रेंड्स मार्क कर लेते हैं और इसका भी हटा देते हैं नेमिंग। पहले हम लोग R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको V1 लेंगे, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको V2 लेंगे और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लोग V3 लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बच गया अब आपका V4 एंड V5। तो फ्रेंड्स हम अब यहाँ से करते हैं, हमारा क्या होगा IR1, तो ये ड्रॉप है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रॉप है ना, ये हमारा कंज्यूम करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो ये हमारा क्या होगा माइनस में ये ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप का मतलब फ्रेंड्स कम होना, तो माइनस IR1 माइनस IR1
और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम चलेंगे, है ना, जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, फिर से फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो फिर से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -V4 और फिर फ्रेंड्स हम यहाँ आएंगे तो माइनस ही होगा, यहाँ भी ड्रॉप होगा, तो IR3 माइनस IR3। और फ्रेंड्स यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो फिर हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, मतलब हम पोटेंशियल को गेन कर रहे हैं ना, हमारा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ना, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब गेन कर रहा है, तो ये प्लस V5 है ना। फिर यहाँ से हम आएंगे तो -V2 हो जाएगा, है ना, -V2 मतलब क्या, IR2 -IR2। तो फ्रेंड्स ये तो V1 V2 का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना, यहाँ पे हमको कोई इसकी नीड नहीं हुई, अगर नीड होता तो हम ले लेते। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम हो गया, ये हम थोड़ा डायरेक्शन मार्क कर देते हैं, इस तरह से हम चल रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से अपना पाथ को मूव कर रहे हैं, तो आपका मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ हमारा, -IR1 -V4, क्योंकि यहाँ पे माइनस से पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, ड्रॉप करें तो -V4 -IR3 प्लस यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहे हैं, मतलब हमारा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, मतलब गेन कर रहा है, तो हमारा प्लस ये क्या था, हमारा V5 था, हाँ प्लस V5 और फिर हमारा -IR2। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, लॉ के हिसाब से ये हमारा 0 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम लोग ये हमारा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये हमारा लूप हो गया है ना, ये हमारा लॉ पूरा कंप्लीट हो गया, ये हमारा हमेशा 0 होगा। तो फ्रेंड्स इस लॉ का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो फ्रेंड्स अब यहाँ तक जो हमने किया फ्रेंड्स, यहाँ तक में ये लॉ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, हमने उसको देख लिया, पूरा एग्जांपल भी लेके कर, मतलब फ्रेंड्स उसको हमने पूरा सर्किट ड्रॉ करके उसको हमने ड्राइव भी करके देख लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लॉ कहता है कि यहाँ पे इसको 0 होना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब ये इतना अगर आप अपने एग्ज़ाम में कर देते हैं, मतलब ये आप क्या कहते हैं, लूप लॉ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए। ये आपका रहा टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट लूप लॉ, है ना, किरचॉफ्स लूप लॉ के बारे में। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला का यूज़ करके बहुत सारे सर्किट में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें देख रहे हैं ना, जो आई वाला टर्म है उसको एक साथ ले लेते हैं ना, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। तो हमारा जो ये तीनों टर्म है, ये आई वाला, इसको एक साथ ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -IR1 -IR3 -IR4। या फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं ना, इन सारे ये तीनों जो हमारा एलिमेंट है, ये तीनों जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है, ये इन तीनों पोटेंशियल ड्रॉप को हम इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा, इस तीनों को, है ना, इस तीनों को अगर हम इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सब वहाँ उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर बच क्या जाएगा, इधर बचेगा -V4 और प्लस V5 इज इक्वल टू, ये सब उधर चला जाएगा, ये तीनों हमारा उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा तीनों उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम V4 को भी वहाँ पे भेज सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं V5 माइनस V4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सब में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि I जो है करंट हमारा सेम है ना, करंट हमारा कॉमन आ जाएगा। तो I को आप बाहर ले लीजिए कॉमन, तो R1 प्लस R2, है ना, यहाँ से हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप आसानी से I का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ पे I का वैल्यू लिखते हैं, I इज इक्वल टू
V5 माइनस V4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप क्या देख पाते हैं फ्रेंड्स, हम इस फॉर्मूला को ऊपर लिख लेते हैं ना, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा आया है I इज इक्वल टू V5 माइनस V4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I इज इक्वल टू V5 माइनस V4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फ्रेंड्स हमारा ये फार्मूला आ गया। तो फ्रेंड्स अब इस फार्मूला से क्या अब क्या यहाँ से इस फार्मूला से आप क्या गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, यहाँ से आप क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यहाँ सब कुछ आप यहाँ से आप कुछ ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से एक अच्छा चीज़ नोटिस कर पाएंगे, है ना, आप एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि फ्रेंड्स कि सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेज होंगे ना, उस वोल्टेज का सम कर लीजिए, है ना। उस वोल्टेज का सम किस तरह से, आपको एक किसी स्पेशल डायरेक्शन में जाके, है ना, आपको जो भी आपको लेना है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, आप यहाँ पे आराम से एक बार अपने कॉपी में लिख करके तब उसको असाइन करके तो एक बार आप वोल्टेज का समेशन कर लीजिए, अलजेब्रिक सम कर लीजिए और नीचे टोटल रेजिस्टेंस का समेशन कर दीजिए। तो आपका उस पूरे सर्किट के अंदर आपका करंट आ जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, यही था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे, आप ज़रूर कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ से जा रहे होंगे। आई होप, मुझे इतना यकीन है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, है ना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर से फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको अच्छे से लिख लेंगे। मैं हट जाता हूँ, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो आपको यहाँ पे जो वीडियो डिलीवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्योर फॉर्म में डिलीवर कर रहे हैं ना, बहुत ही प्योर फॉर्म में हम आपको यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं और सबसे ईजीएस्ट वे में कर रहे हैं, लिस्ट लगेज के साथ कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। कोई भी वर्डन नहीं लेके जाना है, बहुत अच्छे से समझ के आप सीख पा रहे होंगे। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।